वो कहती हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तो वो कहते हैं कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो ये उनका एक लहजा था। और आज जो उनको एक श्रद्धांजलि की जो बाढ़ आई है, इसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि हम 14 के बाद के दौर को भी देख रहे हैं। और तब हमको महसूस होता है कि मनमोहन सिंह कैसा व्यक्तित्व थे और कैसे प्रधानमंत्री थे। उनकी कीमत मैं समझता हूँ 2014 तक देश नहीं समझ पाया, लेकिन 14 के बाद जैसे-जैसे पीरियड गुजर रहा है, मनमोहन सिंह की कीमत हमको नज़र आ रही है। एक और सवाल जो आपने बहुत अच्छा किया कि न्यूक्लियर डील वाला, और सच बात है, ये तो कम्युनिस्ट भी आत्ममंथन करते रहेंगे। और कम्युनिस्टों ने ऑनलाइन में भी मैं कहूँगा कि जैसा कि ज्योति बसु के टाइम में एक बोले हिमालयन ब्लंडर किया, ये न्यूक्लियर डील का जो विरोध था, उसके बाद बंगाल में इन्होंने कांग्रेस और तृणमूल को मिलने का मौका दे दिया, जिसकी वजह से फायदा तृणमूल में उठाया और वामपंथी जो है बंगाल में कमजोर हो गए। तो ये न्यूक्लियर डील के बारे में भी जो एक एडजस्टमेंट है, ये भी ऐतिहासिक होगा और लगातार इतिहास में इसकी चर्चाएं हो रहेंगी, जिससे वामपंथ को काफी नुकसान हुआ। और मनमोहन सिंह जी की जो एजुकेशन के बारे में, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं सारी दुनिया सुनती है। उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, वो उनकी समझ ये थी कि भारत जो है ग्रामीणों का देश है, गांव का देश है, और गांव के उत्थान के बगैर हम देश का उत्थान नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने मनरेगा वगैरह जो योजनाएं बनाई, जिसको कि बाद की सरकार बोल रही थी कि गड्ढा पाटने और गड्ढा खोदने की योजना है, लेकिन आज भी वही एक सहारा है ग्रामीण रोजगार के लिए। तो और ग्राम उत्थान के लिए भी उनकी योजनाएं थी, उनकी जो सोच थी। एक उदाहरण देते हैं, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उस समय वाइस चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, तो देश के विकास का जो एक नोट लेके वो राजीव गांधी जी के पास गए, उसमें ग्रामोन्मुखी पूरा उनका जो था वो दृष्टिकोण था। तो चूंकि राजीव गांधी चमचमाते शहर के चाहते थे, इसलिए वो उनका जो नोट था वो रिजेक्ट हो गया। मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, तो वो शौकीन आदमी आज हमारे बीच नहीं रहा। उसका इंतजार तो बाकी रहेगा, इतिहास में भी उनके इंतजार को दर्ज किया जाएगा। जागृति राही जी, आपकी। जी तिवारी जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बहुजन संवाद की ओर से और सभी पैनलिस्टों की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि अभी भी उनका शव हमारे लोगों के दर्शनार्थ रखा गया है और उनका अंतिम जो उनकी क्रिया होनी है वो शायद कल होगी, उनकी बेटी के आने के बाद। तो हम यहाँ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश में मुझे भी कभी ऐसा नहीं था, मैं भी छात्र जीवन में जिस बैकग्राउंड से हूँ, हम लोगों ने भी नव उदारवादी नीतियों का अपने कॉलेज के ज़माने में खूब खुला विरोध किया था मनमोहन सिंह जी का। और लेकिन उनको समझने में हम लोगों को भी काफ़ी समय लगा, उनके काम को देखकर और उनके कद को देख कर के। और आज के दौर में हम सब सोशल मीडिया पे जिस तरह बाढ़ आई हुई है उनको श्रद्धांजलि देने की, वो क्यों है? तो मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी कि वो उनके व्यक्तित्व की ऊँचाई है। आज जिस तरह की जिस जगह पे संसद पहुँच गई है, उस वक़्त उनका जाना बेइंतहा खल रहा है। हालाँकि वो 92 साल की एक अच्छी खासी उम्र जी कर गए, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे देश ने एक गार्जियन खोया है। तो वो क्यों लग रहा है? वो इसलिए कि वो जो शांत शांतिपूर्ण व्यक्तित्व, एक धीरता, एक गंभीरता, एक सादगी, एक विनम्रता, ये पॉलिटिकल सिनेरियो से गायब हो गई है, खासकर सत्ता में बैठे लोगों से। तो उस वक़्त उनका जाना बेहद खल रहा है। मैं उनके बारे में खाली थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान के हिस्से से आए, पंजाब से। जो खंडित हुआ पंजाब उससे, लेकिन
57 से लेके 65 तक वो चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे, टीचर थे। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के टीचर रहे, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर रहे, फिर भारत में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री रहे, आसाम से राज्यसभा के पहली बार सांसद बने और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। लोकसभा का चुनाव उन्होंने दिल्ली से लड़ा और हार गए थे। तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य बने और कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता रहे और फिर 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो एक आदमी इतना वर्सेटाइल, इतना बड़ा लाइफ का अपना हिस्सा इस देश के लिए देता है और काम करता है और बेदाग रहता है। मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराना चाहती जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए और जिस तरह से प्लान हुआ एक बदनाम करने का, वो सारी चीज़ों को अभी याद करने का टाइम नहीं है। और एक चीज़ के तौर पर मैं ज़रूर याद करूँगी कि जिस तरह से सभी समाज के सभी विचारधाराओं के लोगों के साथ मिलकर और ट्यूनिंग के साथ उन्होंने सरकार चलाई, उसमें चाहे सोनिया जी का त्याग रहा हो और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग रही हो या फिर लेफ्ट के साथ संबंध रहा हो। इवन आप देख रहे हैं सुषमा स्वराज जी वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है फिर से। तो ये जो ट्यूनिंग थी, ये काबिले तारीफ़ है। ये इस तरह का विनम्र व्यक्ति इतना ज्ञानी थे वो इसीलिए। तो जो गहराई ज्ञान की होती है वो उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती थी। तमाम उनके किए हुए काम लोग दोहरा रहे हैं, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिला सुरक्षा का मामला, फेरी पटरी वालों के लिए फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, ये सारे 6-7 जो अधिकार दिए गए वो पावर टू पीपल की पॉलिटिक्स थी, जिसके लिए उनको नहीं जाना जाता। कहीं न कहीं उनको बार-बार वही आर्थिक उदारीकरण के लिए याद किया जाता है, लेकिन ये जो पावर टू पीपल था, ये कंट्राडिक्टरी था। तो ये जो बैलेंस था, एक तरफ आर्थिक उदारीकरण की पॉलिसी और दूसरी तरफ पावर टू पीपल की पॉलिसी को लेके बैलेंस करना और लोगों को सशक्त करना, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, तलवार की धार पे चलने जैसा वो काम मनमोहन सिंह जी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है, क्योंकि वो इतने जानकार और वो थे कि हर किसी को उनसे सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती थी, देश का मामला हो, दुनिया का मामला हो। जितनी छूट हम एक्टिविस्टों को और जितना स्पेस उनके दौर में मिला या जितना महत्वपूर्ण सलाहकार के तौर पर जितनी बड़ी भूमिका सोशल सेक्टर के लोग निभा पाए, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही पॉसिबल हुआ था। आज वो स्पेस खत्म हो गया है, श्रिंक नहीं हुआ है, वो स्पेस ही खत्म हो गया, उल्टा अर्बन नक्सल का नाम दे दिया गया है। राइट बेस्ड काम करने वाले अर्बन नक्सल हो गए हैं, जो उस समय सरकार के सलाहकार हुआ करते थे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो हम लोग महसूस करते हैं अब। जहाँ तक आर्थिक नीतियाँ उनकी खुद की विचारधारा थी और उनके एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते उनकी सोच रही है, उसको लेके उन्होंने जैसे कदम उठाने उनको सही लगे उन्होंने उठाया। उस पर हमारे अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन एक बात को लेके मैं ज़रूर कंट्राडिक्ट करना चाहूँगी पूर्व वक्ताओं से कि हम जब बार-बार ये कहते हैं ना कि जो अभी जो लोग हैं वो उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये गलत बात है। हर सरकार की अपनी आर्थिक नीतियाँ होती हैं, वाजपेयी सरकार के समय से अभी जो मोदी सरकार है वो उनकी अपनी आर्थिक नीतियाँ हैं और उन दोनों में फ़र्क किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। उनका आर्थिक मॉडल नीत्शे से और मनुस्मृति से प्रभावित है और वो बिल्कुल अलग आर्थिक मॉडल है। वो मोनोपोली का और दूसरे तरीके से जहाँ वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, पूरा का पूरा नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण और उस तरह से काम कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी की नीति नहीं थी। नहीं तो ये मध्यम वर्ग और ये जो बचत बैंकों को पावर देना मतलब महिलाओं का खासकर बैंक बनाना जिस तरह की नीतियाँ थी, ये कतई बीजेपी सरकार की नीतियों से मैच नहीं करता। दूसरा जो उनके ऊपर आरोप लगे और बाद में जो घोटालों की चर्चा बार-बार होती है, हम सब जानते हैं कैग की रिपोर्ट कौन बना रहा था, वो थे मिस्टर विनोद राय और उनकी भूमिका और आरएसएस से निकले हुए एक कट्टरवादी नौकरशाहों के संगठन विवेकानंद फाउंडेशन की भूमिका को नहीं भूला जाना चाहिए, जो इस समय शायद देश के तमाम संस्थाओं के ऊपर हमलावर लोग हैं, उन लोगों में से वो एक संगठन रहा और जिसने पूरे सीन को बनाया था उस वक़्त जो जिसने इस देश में फांसीवाद के लिए रास्ता खोला, जो आज हम लोग
भुगत रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करके हमको जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। हालाँकि ये चर्चा करने का ये समय नहीं है, लेकिन चूँकि सभी लोग इस पे बात करते हैं, तो मुझे लगा मुझे ये क्लैरिटी करने की ज़रूरत है कि हमें इतना जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। रही बात उनकी कमी देखने की, तो कमी क्या, मैं इस बात को, उनका ज़रूरत से ज़्यादा सरल या सज्जन होना भी कभी-कभी कमज़ोरी बन जाता है। तो मैं उनकी सरकार की सबसे बड़ी कमी एक मानती हूँ, और वो है कि गुजरात दंगे हो, मुंबई दंगे हो, उनके जो अपराधी थे, जो उनके जो षड्यंत्रकारी थे, उनको सज़ा ना दिलवा पाना, ये मैं उनके लिए सबसे नुकसानदायक इस देश के लिए मानती हूँ। काश कि वो उसी तरह से हैंडल कर पाए होते, तो आज देश इस तरह से धर्म के सांप्रदायिकता की आँधी में ना म झोंका गया होता। इसके अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए मैं मानती हूँ कि वो देश के लिए एक बहुत बड़ा संबल थे, और 10 साल उन्होंने जो सरकार चलाई, उसके सारे क्राइटेरिया पे आप देखेंगे, तो देश उस समय, और हम सब भी, मैं अपनी लाइफ की भी बात करूँ, तो 2014 तक, 2004 से 14 तक मेरी ज़िंदगी का भी बेस्ट टाइम था, आर्थिक तौर पर भी अगर कहूँ तो। उसके बाद हम सब एक्टिविस्ट हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों या मध्यम वर्गीय लोग हों, सबने सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान झेला है। तो इसलिए भी ये हमारी व्यक्तिगत क्षति है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जो देश का सचमुच में शुभचिंतक था और इस धरती का सच्चा बेटा था। धन्यवाद।